हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि nth ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन है ना। हम लोग ये भी देखे थे कि nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बताए थे कि हम लोग ये पता करेंगे कि हम लोग को ऑर्डर कैसे डिटरमाइंड करना है ना। कभी कोई पूछ देता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग को डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पढ़ना है, तो अगर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पढ़ना है तो हम लोग कुछ देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑर्डर, अभी तक क्या होता था, गिवन होते थे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के है, सेकंड ऑर्डर के है, जीरो ऑर्डर के है, थर्ड ऑर्डर के है ना। लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया ये और किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो हम लोग कैसे उसको पता करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पहला लिखते हैं। देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना। हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन initial concentration of reactant and half life of reaction है ना। बोलता है कि रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, क्या बोल रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, तो देखो, तो अब हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसको हम लोग सबको एक जगह मिलाकर हम लोग जनरलाइज कर देते हैं ना। तो हम लोग पहला क्या पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जो आपके फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ जो होंगे, तो जो फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ होंगे वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने या घटने से आपके हाफ लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे कि सेकेंड ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लिखें, फर्स्ट ऑर्डर का पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने घटने से आपके हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो ऑर्डर में क्या देखे थे कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकेंड ऑर्डर में क्या देखे थे, तो सेकेंड ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही पढ़े थे ना। मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट, जीरो ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर मैं चाहूं तो इसे मैं एक जगह जनरलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एक जगह कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, तो हम लोग एक जगह जनरलाइज कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या पढ़े, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पढ़े क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। जीरो ऑर्डर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड ऑर्डर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर मुझे एज ए जनरल लिखना हो, देखो, तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1 माइनस एन, तो अगर हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर अगर मैं 1 माइनस एन लिखूं, अब देखो अगर मैं एन का वैल्यू फर्स्ट पुट करता हूं, तो अगर मैं एन का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। अगर मैं एन का वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो अगर मैं एन का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 1 माइनस 0 क्या, 1, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एन का वैल्यू मैं अगर 2 पुट करता हूं, तो अगर मैं एन का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 1 माइनस 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मैं इन जनरल लिखूं तो हम जनरल में ऐसे लिख सकता हूं कि जो फर्स्ट ऑर्डर के जो हाफ लाइफ होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1 माइनस एन होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होगा, तो जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, ए के पावर 1 माइनस एन का। मतलब हम एज ए जनरल लिख सकते हैं। जो हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम लोग उसको हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं।
तो हमारा एज ए कंक्लूजन रिजल्ट क्या आया कि जो हाफ लाइफ होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ए के पावर 1 माइनस एन का, है ना। मतलब ए कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और उसके ऊपर पावर क्या होगा 1 माइनस एन होगा, है ना। तो हम प्रेशर के भी टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन के बदले प्रेशर भी लिख सकते हैं। और जहां पे एन क्या है, तो एन है आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन हमारा क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर है ना बच्चों। लिखो इसको। अब देखो तो अगर हम इसको यूज करें तो हम लोग जो लिखे कि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1 माइनस एन, जहां एन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो अगर हम ऐसा लिख दें इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए के पावर 1 माइनस एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। लिख सकते हैं क्या, हाफ लाइफ अपॉन ए के पावर 1 माइनस एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हम इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं T1 अपॉन A1 के पावर 1 माइनस एन बराबर हाफ लाइफ 2 अपॉन A2 के पावर 1 माइनस एन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ लाइफ पे डिपेंड करेगा, है ना। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट अलग अलग ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से अलग अलग तरह से वेरिएबल होंगे, लेकिन इसके जो रेशियो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, है ना। आप लोग को पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको T1 अपॉन T2 बराबर A1 बाई A2 के पावर 1 माइनस एन, है ना। तो उसी प्रकार हम लोग प्रेशर के लिए भी लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 बराबर P1 बाई P2 के पावर 1 माइनस एन, है ना। T1 अपॉन T2 बराबर P1 बाई P2 के पावर 1 माइनस एन, है ना, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। अब देखो यार, इसे पढ़ने से फायदा क्या होगा, है ना। तो हम बोले कि ये जो हाफ लाइफ होते हैं, तो ये जो हाफ लाइफ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिपेंड करता है। हमने बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ होंगे वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होंगे, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमने सारा को एक जगह करके लिख दिया और वहां से हमने एज ए जनरल रिजल्ट निकाला कि हमारा कुछ ऐसा आ रहा है ना। तो ऐसा आ रहा था, हम उसको ऐसा एक जगह पे लिख दिए कि हाफ लाइफ जो होंगे ए के पावर 1 माइनस एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। तो ए के पावर 1 माइनस एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको हम लोग लिख दिए T1 बाई T2 बराबर A1 बाई A2 के पावर 1 माइनस एन, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दिए। इसको लिख लिया आप लोग। मतलब अगर आपको हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंट डिफरेंट हाफ लाइफ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन का डाटा दिया रहे, अगर आपको ऑर्डर निकालना है ना, तो अगर कहीं पे हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंट डिफरेंट अगर डाटा दिया हो और आपको ऑर्डर निकालना हो तो आपको वही यूज करना है, ठीक है। जैसे देखो हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, लिखते हैं द फॉलोइंग डाटा
the following data were obtained at certain temperature for the decomposition of NH3 over tungsten. और देखो ऐसा दे रखा है प्रेशर, एक किसी यूनिट में दिया रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशियो है प्रेशर का, है ना। और दे रखा हाफ लाइफ मिनट में, है ना। मतलब जब हाफ लाइफ 5.64 थे तो 50, है ना, 2.82 तो 100, 1.41 तो 200, है ना। देखो तो ऐसे तो आप लॉजिकली भी बता सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं लॉजिकली पता नहीं चल रहा है ना, और आपसे बोलता है कि कैलकुलेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। पहला बोलता है कैलकुलेट, चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरा बोलता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। तो देखो यार, अगर एक भी क्वेश्चन अगर पूछे ना कि रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ, है ना, तो हम रेट कांस्टेंट का यूनिट तभी बता पाएंगे जब पहले मुझे ऑर्डर पता हो जाएगा। जब तक मुझे ऑर्डर पता नहीं होगा हम रेट कांस्टेंट का यूनिट नहीं लिख सकते हैं। हम ऑर्डर भी तभी बता सकते हैं जब मेरे को क्या पता हो जाए, रेट कांस्टेंट का यूनिट पता हो जाए। तो जब तक मुझे रेट कांस्टेंट का यूनिट पता नहीं होगा हम ऑर्डर भी नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो मुझे ऑर्डर भी तभी लिख पाएंगे जब मुझे जब हम रेट कांस्टेंट का यूनिट भी तभी लिख पाएंगे जब मुझे ऑर्डर पता हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, प्रेशर और हाफ लाइफ का, मतलब अलग अलग प्रेशर और अलग अलग हाफ लाइफ। तो अगर कहीं पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिया रहे, हाफ लाइफ दिया रहे, अलग अलग प्रेशर दिया रहे, हाफ लाइफ दिया रहे, अगर ऑर्डर निकालना है तो अगर ऑर्डर निकालना है तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो T1 अपॉन T2 बराबर P1 बाई P2 के पावर 1 माइनस n, है ना। तो अगर मैं T1 अगर मैं इसे लूं तो 5.64 अपॉन 2.82 बराबर, अगर P1 की बात करूं 50 अपॉन 100 के पावर 1 माइनस n। एक कितना हो गया 2 और एक कितना हो गया 1/2, तो 2 यहाँ पे है। देखो हम बेस सेम कर लेते हैं, तो हम इस 1/2 को हम 2 के पावर -1 लिख सकते हैं। तो अगर हम 2 के पावर अगर हम -1 लिख दिए और यहाँ पे क्या है 1 माइनस n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 के पावर 1 तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस n-1, तो दोनों का बेस सेम तो पावर इक्वल, तो n-1 बराबर 1, तो n बराबर क्या हो गया 2। सेकेंड ऑर्डर है, और सेकेंड ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, तो सेकेंड ऑर्डर का यूनिट हम बताए थे। देखो याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ टाइम इनवर्स, जीरो ऑर्डर में मोलारिटी टाइम इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर में मोलारिटी इनवर्स टाइम इनवर्स। तो सेकेंड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनवर्स टाइम इनवर्स, है ना। एक तो देखो ऐसे दे रखा है, हम ऐसे ही बता सकते थे। देखो यहाँ पे हाफ लाइफ और प्रेशर में कॉन्सेंट्रेशन में इनवर्सली रिलेशन है। जब हाफ लाइफ आधा हो रहा है तो प्रेशर डबल हो जा रहा है, फिर हाफ लाइफ जब आधा हो रहा है तो प्रेशर डबल हो जा रहा है। तो हम बताए थे जो कॉन्सेंट्रेशन वाला रेशियो है वही प्रेशर वाला भी रेशियो। अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर दिया रहा ना देकर कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता, तो जब कॉन्सेंट्रेशन डबल तो हाफ लाइफ आधा, ये डबल तो हाफ लाइफ आधा। तो हम बताएं कि इन्वर्सली रिलेशन कहाँ पे होता है, तो इन्वर्सली रिलेशन सेकेंड ऑर्डर में होता है। और जिनको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप सिंपल रेशियो ले लेना, T1 बाई T2 बराबर P1 बाई P2 की पावर 1 माइनस n, इसको सोल्व कर लोगे ऑर्डर आ जाएगा। लिखो अब देखो तो यार, अगर हम बात करें, है ना,
देखो कभी कभी ना ग्राफ से रिलेटेड भी इससे क्वेश्चन पूछता है। हम क्या पढ़े, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1 माइनस एन, है ना। तो कभी कभी क्या होगा ना, लॉग टी और लॉग ए के बीच का ग्राफ दिया रहेगा, है ना, और लॉग टी और लॉग ए के बीच का ग्राफ देकर आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ दे, ठीक है। पहला नंबर क्या होगा कि आपको मतलब हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर का रेशियो दिया रहेगा। तो हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर का रेशियो दिया रहेगा तो वहां से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि लॉग टी हाफ और लॉग ए के बीच का ग्राफ दिया रहे, है ना। तो अगर हम देखें कि लॉग टी हाफ वर्सेज लॉग ए, है ना, मतलब ये हाफ लाइफ किस प्रकार से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और उसमें अगर लॉग लगा दे कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़े, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1 माइनस एन, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, मतलब इट इज कांस्टेंट बट नॉट रेट कांस्टेंट। ये कोई रेट कांस्टेंट नहीं है ना, बट नॉट रेट कांस्टेंट, ये सिर्फ कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। मुझे क्या क्या वेरिएबल देखना है, लॉग टी हाफ और लॉग ए के बीच का ग्राफ देखना है ना। और हम दोनों साइड अगर हम लॉग लगा दें तो क्या हो जाएगा, लॉग टी हाफ लॉग के ए के पावर 1 माइनस 1, ये लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए इंटू बी क्या हो जाएगा भाई, तो लॉग ए प्लस लॉग वी होगा, तो लॉग टी हाफ बराबर लॉग के, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू लॉग ए, है ना। वेरिएबल कौन कौन है भाई, तो वेरिएबल कौन कौन है, तो वेरिएबल है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और लॉग टी हाफ। लेकिन थोड़ा यहां पे देखो, ये प्लस माइनस इस पे डिपेंड करेगा कि एन का वैल्यू क्या है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि लॉग टी हाफ बराबर 1 माइनस एन इंटू लॉग ए प्लस लॉग के, तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि जब एन का वैल्यू क्या हो, 2 से अगर बड़ा हो, तो अगर 2 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए प्लस के हो जाएगा। जब n का वैल्यू अगर 2 से बड़ा होगा, तो अगर n का वैल्यू अगर 2 से बड़ा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और अगर n का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए जी, मतलब सीधा अगर आप लिखोगे तो ये y बराबर mx प्लस सी को अभी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जब n का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, अगर 2 से छोटा हो जाएगा, है ना, जैसे 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, उससे अगर छोटा हो जाए फिर तो डिपेंड नहीं बताया, तो डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना। तो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो, तो 1 माइनस जीरो तो ये भी y बराबर एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा n का वैल्यू हम लोग देख लेंगे, है ना। तो हम जनरल लिख देते हैं कि ये जो होगा लॉग टी हाफ और लॉग ए, यही वेरिएबल है ना, और इंटरसेप्ट कितना है आपका भैया, लॉग के, है ना। स्लोप कब जाएगा ऊपर, 1 माइनस एन होगा, है ना। सॉरी, जब 2 से बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो स्लोप कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। ठीक है, अगर कहीं पे नीचे रहेगा तो समझ जाना कि n का ए जो है वो नेगेटिव है। इतना तो मैथ आता होगा आप लोग को, है ना। तो अगर कहीं पे लॉग टी हाफ और लॉग ए के बीच का ग्राफ हो, है ना, तो लॉग टी हाफ और लॉग ए के बीच का ग्राफ हो तो हम क्या समझेंगे, अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन रहता, है ना, कि ये जो है लॉग टी हाफ और लॉग ए का बीच का ग्राफ है, ये ऊपर गया है, ठीक है, और बोलता है कि स्लोप बराबर 1 है ना, और आपसे बोलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, है ना। स्लोप 1 है, तो 1 है मतलब पॉजिटिव स्लोप है, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन बराबर 1, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 एन, एन का वैल्यू 0, मतलब 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, तो जब हम एन 1 ले लेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब हाफ लाइफ इनिशियल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और हाफ लाइफ जब इनिशियल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अभी वो 0 ऑर्डर का हो जाएगा। तो अगर इसी प्रकार अगर स्लोप दिया रहेगा तो स्लोप को हम इससे क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, है ना।
तो अगर कहीं पे log t हाफ और log a के बीच का ग्राफ दिया हो और log t हाफ और log a के बीच का ग्राफ देकर अगर स्लोप दिया हो, अगर आपसे ऑर्डर पूछता हो, तो क्या करोगे, उस स्लोप को इससे इक्वेट कर लोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, है ना। लिखो इसको। लिख लिए होंगे। देखिए कहीं कहीं पे क्या होगा ना, इसको आपको लॉग के टर्म में आपको दे देगा। हम लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ a की पावर 1 माइनस एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, जैसा भी हम लोग देखे थे। तो t1 अपॉन t2 बराबर a1 बाई a2 के पावर 1 माइनस एन लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों, कभी कोई लॉग के टर्म ऐसे बता दे रहा, अगर कहीं पे लॉग दोनों साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग t1 अपॉन t2 बराबर लॉग a1 बाई a2 के पावर 1 माइनस एन, है ना। तो इसे आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, log a बाई v, तो log a माइनस log v, है ना जी, बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 1 माइनस एन log a बाई v, तो log a1 माइनस log a2, ठीक है। तो अगर आप इसको इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, log t1 माइनस log t2 अपॉन log a1 माइनस log a2 बराबर 1 माइनस एन, है ना। तो अगर आप माइनस यहां से कॉमन ले लोगे, n को अगर लिखना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अगर हम यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, log t2 माइनस log t1 अपॉन log a2 माइनस log a1, है ना। ये पूरा का पूरा माइनस, चाहे इसी टर्म में रहने दो, है ना। अगर आपसे ऑर्डर पूछेगा तो जिस टर्म में पूछेगा आप यहां से इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कभी कोई लॉग के टर्म में पूछेगा तो हम लोग लॉग के टर्म में बता देंगे, कुछ नहीं है भाई, है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। हम लोग पढ़े हैं कि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1 माइनस एन, हम लोग इसको लिख सकते हैं हाफ लाइफ अपॉन ए के पावर 1 माइनस एन इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अगर लॉग लेना है तो लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस बी होता है, इसको सोल्व कर लोगे तो इस टर्म में आ जाएगा। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन दो ही टर्म में होते हैं, आपको हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन का जो डाटा दिया रहेगा और दूसरा स्लोप दिया रहेगा, और उस स्लोप को आप 1 माइनस एन बताए हैं, उस स्लोप को आप इक्वेट कर लोगे, प्रोसेस है, आप लिख सकते हो y बराबर mx प्लस c का ग्राफ देख लोगे, है ना। तो वहां से आप क्या कर लोगे, ऑर्डर निकाल लोगे। और कभी कभी रेयर, इन रेयर किसी किसी बुक में इस टर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है ना। ऑर्डिनरी बुक में नहीं, जब आप स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो इस टर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है ना। तो हाफ लाइफ किस प्रकार से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है हम लोग देखें, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ऑर्डर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ऑर्डर निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना, हम लोग कैसे कैसे ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो हमने पहला क्या बताया कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। तो हम बताए थे, हम एक जगह लिख देते हैं कि हम रेट कांस्टेंट के यूनिट से निकाल सकते हैं, है ना। से बताया था अगर कहीं पे टाइम इनवर्स दिया रहेगा तो समझ जाना है कि हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर कहीं पे मोलरिटी टाइम इनवर्स दिया रहेगा समझ जाना है कि जीरो ऑर्डर का है। अगर कहीं पे मोलरिटी इनवर्स टाइम इनवर्स दिया रहेगा तो समझ जाना है हमारा सेकेंड ऑर्डर का है। तो ऑर्डर निकालने का पहला तरीका होता है
कि हम रेट कांस्टेंट के यूनिट से निकाल सकते हैं, है ना। ऑर्डर निकालने का पहला तरीका होता है कि हम लोग रेट कांस्टेंट के यूनिट से ऑर्डर निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका हम बताए थे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर, है ना। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर, है ना। तो हम लोग nth ऑर्डर के भी रेट कांस्टेंट के यूनिट से निकाल सकते हैं। तीसरा क्या बताए? रिलेशन बिटवीन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड हाफ लाइफ, है ना। रिलेशन बिटवीन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड हाफ लाइफ, है ना। रिलेशन बिटवीन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड हाफ लाइफ, है ना। अभी हम लोग को अभी और पढ़ना है। अभी हम लोग तीन तरीके से पढ़े ऑर्डर निकालने का। पहला कि हम रेट कांस्टेंट के यूनिट से निकाल सकते हैं। दूसरा तो रेट कांस्टेंट के यूनिट बताए थे। दूसरा कि जब रेट कांस्टेंट nth ऑर्डर का लिखा हो वहां से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। तीसरा जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ के रिलेशन दिया हो। चौथा हम लोग काइनेटिक इक्वेशन के ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, है ना। ग्राफ ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, तो हम लोग काइनेटिक इक्वेशन के ग्राफ से भी हम लोग ऑर्डर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो हम लोग काइनेटिक इक्वेशन का ग्राफ से भी ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं बताए थे। एक बार फिर से आपको हम रिवाइज कर देते हैं। हम बताए थे कि काइनेटिक इक्वेशन के हम ग्राफ से भी ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि ग्राफ ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, तो ग्राफ ऑफ काइनेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, हम एक जगह लिख दे रहे हैं, है ना। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन क्या पढ़े थे भाई? तो फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन पढ़े थे कि k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। तो अगर मैं बताया था कि अगर किसी इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अगर किसी भी इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहला काम उसके वेरिएबल को खोजते हैं, उस इक्वेशन में प्रेजेंट वेरिएबल को खोजते हैं। तो अगर मुझे किसी भी काइनेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ चाहिए तो पहला काम हम उस इक्वेशन में प्रेजेंट वेरिएबल को खोजेंगे। तो इस इक्वेशन में प्रेजेंट वेरिएबल कौन है? t, और t बदलने से x बदलेगा और x बदलने से तो a माइनस एक्स बदलेगा। तो इसमें दो वेरिएबल हुआ, t और a माइनस एक्स। तो हम लिख सकते हैं के टी बाई 2.303 बराबर लॉग a अपॉन लॉग a माइनस एक्स, है ना। तो अगर हम एक साइड वेरिएबल को कर लें, है ना, तो क्या हो जाएगा? लॉग a माइनस एक्स बराबर माइनस के बाई 2.303 टी प्लस लॉग a। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी को, है ना। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? लॉग a माइनस एक्स, और a क्या हो जाएगा? तो a हो जाएगा हमारा टाइम t, है ना। और ये इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? लॉग a, और स्लोप कितना हो जाएगा? तो माइनस के अपॉन 2.303, है ना। अब देखो कहीं पे अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि लॉग a माइनस एक्स और टाइम t के बीच का ग्राफ है, इंटरसेप्ट इतना है, स्लोप इतना है, किस ऑर्डर का रिएक्शन है? तो ऐसा तब होगा जब वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। बोलो, ऐसा तब होगा जब वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है ना। पहला तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, तो अब तो ऑब्जेक्टिव का जमाना है। तो ऑब्जेक्टिव के जमाना में आपसे नंबर चॉइस करने होते हैं, तो आपको ग्राफ ही दिया रहेगा और बोल देगा किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है ना। उसी प्रकार आपको सेकंड ऑर्डर का दे सकता है काइनेटिक इक्वेशन, हम बताए थे। तो सेकंड ऑर्डर का भी काइनेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका ग्राफ दिया रहेगा और आपसे ऑर्डर पूछ देगा, हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं, है ना। तो ऑर्डर निकालने का ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे काइनेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ आपको गिवन होगा, और अगर काइनेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर आपको गिवन होगा और अगर आपको ऑर्डर निकालना होगा तो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। चलिए,
चलिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम में और आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स दोनों में यूज होता है ना। बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। कहीं पे अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो और वहां पे आपको अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो हम बताए थे केमिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ में, है ना, हम लोग ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। तो बताए थे कि जिस समय रिएक्शन स्टार्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट जीरो होता है। धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है। हम स्ट्रेट लाइन नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये गारंटी जरूर है कि हम टाइम बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन घटेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम जिस रेशियो से टाइम बढ़ाएंगे उसी रेशियो से, हाँ, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर में उसी रेशियो से बढ़ रहा था, सेकेंड ऑर्डर में, लेकिन इन जनरल, अगर मैं इन जनरल की बात करूं तो इन जनरल में ये फिक्स है। अब देखो, अब ज्यादा समझ में आएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर है तो डिफरेंट ऑर्डर के नेचर अलग अलग होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में कुछ अलग तरीके से चेंज होंगे, जीरो ऑर्डर में अलग तरीके से चेंज होंगे, सेकंड ऑर्डर में अलग तरीके से चेंज होंगे। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक ना बोलकर अगर मैं इन जनरल बोलूं, तो अगर इन जनरल बोलूं तो ऐसा फिक्स है कि टाइम बढ़ेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटेंगे। किस प्रकार से घटेंगे वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। तो अगर ऐसे जनरल दिखा हुआ है तो मान लेते हैं कि ए कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बी है ना, तो टाइम जीरो पे तो सिर्फ रिएक्टेंट रहे होंगे, प्रोडक्ट तो जीरो रहा होगा। टाइम जीरो पे तो सिर्फ रिएक्टेंट रहे होंगे, प्रोडक्ट जीरो रहा होगा। कुछ देर के बाद ये रिएक्टेंट खर्च हुए होंगे, बताए ये प्रोडक्ट बना होगा, और टाइम टी पे मान लेते हैं ये -x और ये +x रहे होंगे। मतलब जिस समय रिएक्शन कराना स्टार्ट करा, दैट टाइम दिस कंटेनर हैविंग ओनली रिएक्टेंट, है ना, मतलब उस टाइम पे प्रोडक्ट का कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन क्या करेगा। अगर आपको ग्राफ दिया रहे, है ना, अगर ये बोले कि कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम का ग्राफ है, ठीक है, समझना बातों को। तो टाइम जीरो पे तो सिर्फ रिएक्टेंट था, ये घटा, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन घटा। मैं क्वेश्चन करवाए भी थे, फिर से समझो इसको, ज्यादा समझ में आएगा। और ए का कॉन्सेंट्रेशन घटा, बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, है ना। अब बोलता कि इस पॉइंट पे, है ना, तो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी तो इक्वल हुआ होगा, बोलो। बोलता कि इस पॉइंट, पहले देखो टाइम जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन ए था, है ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन घटा और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। इस पहले तो बी जीरो था, मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है मुझे नहीं पता है ना। ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है मुझे नहीं पता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे क्या होगा, मतलब ए फिक्स है कि ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे सेम रहा होगा। मतलब ये वो टाइम है जिस समय ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो रहे होंगे। और कैसे सेम हुए हैं, ए के कॉन्सेंट्रेशन घटकर और बी के कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर। सोचो, तो मान लेते हैं कि इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कितना खर्च होकर बना मुझे नहीं पता, ये कितना बढ़कर बना मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो यही रिएक्शन था, तो टाइम जीरो पे तो ए था, है ना, तो मान लेते हैं कि ये खर्च हुआ। तो जब ये खर्च हुआ तो टाइम टी पे पहले मान लेते हैं 10 रुपया और कुछ खर्च हुआ, और जो खर्च हुआ वही बना, तो वही बना, ये कितना बना, तो x बना। तो टाइम टी पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, a - x, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, x। मतलब टाइम टी पे a का कॉन्सेंट्रेशन और b का कॉन्सेंट्रेशन आपस में इक्वल रहा होगा। और a का कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे, मतलब a पहले था और कुछ खर्च हो चुका है -x, और वही बना है x। तो a का कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे कितना हो गया, a - x बराबर x। तो कितना हो जाएगा ये, a बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो गया, a/2। मतलब इस टाइम पे आने के बाद एक खर्च हो चुका है, आधा हो चुका है। अगर पूछ देता है एक टाइम कितना टाइम में खर्च हुआ होगा, तो जितना टाइम में आधा हुआ होगा उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं।
मतलब इस रिएक्शन पे आने के लिए इसको कितना टाइम लगा होगा, हाफ लाइफ लगा होगा। समझो बात को, पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन ए था, है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन ए था, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे आया है, तो अगर आप निकालोगे इस पॉइंट पे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ए माइनस एक्स, और ए माइनस ए बाई टू, ए बाई टू, मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट पे कितना, ए बाई टू, मतलब आधा है, और जिस टाइम पे आधा हो जाए उसी टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ए बाई टू है और टाइम कितना लगा होगा, तो हाफ लाइफ लगा होगा, तो उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, हाफ लाइफ कहेंगे। समझ रहे बातों को, लिखो, ढेर एग्जांपल करेंगे, समझ जाओगे, घबराना नहीं है। चलिए, टेंशन नहीं लेना है। देखते नहीं हो कभी कभी किसी शहर में जाते हो तो बोलता है मुस्कुराइए, आप शहर पटना में है, तो उसी प्रकार आप मुस्कुराइए कि आप समदर्शी सर से पढ़ रहे हैं, है ना। कभी कोई नहीं जाते हैं तो बड़ा सा होर्डिंग लगा रहता है, मुस्कुराइए आप शहर पटना में हैं, तो उसी प्रकार आप भी खुश होइए, आप समदर्शी सर से पढ़ रहे हैं, है ना। अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि तुझे समदर्शी सर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है बच्चों, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है सिलेबस के लिए, है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पे चलना जानता है। क्या बोले बच्चों, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पे चलना जानता है। थोड़ा पाकर तो सब कोई मुस्कुराते हैं मेरे दोस्तों, थोड़ा पाकर तो सब कोई मुस्कुराते हैं मेरे दोस्तों, पर जिंदगी उन्हीं की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। इसलिए घबराना नहीं है ना, एकदम पैसेंस रखना है, एकदम सिलेबस खत्म होगा, है ना। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, सिलेबस फिनिश्ड होगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, बस आप लोग कंटिन्यू रखो, है ना, एकदम आप लोग अपने आप से कमिटेड कर लो, कमिटमेंट कर लो कि एकदम लेक्चर आया तो 6 से 8 घंटे के अंदर पूरा का पूरा लेक्चर देख जाना है। मतलब ए वाला हौसला होना चाहिए, है ना। जब तक आपके पास वो वाला हौसला नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। मतलब अपने आप से कमिटेड होना चाहिए कि अगर लेक्चर आ गया तो 6 से 8 घंटा के अंदर देख जाना है। यार हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं लेक्चर बनाने के लिए, है ना। तो अपने आप में एकदम हौसला रखना है कि एकदम लेक्चर आ गया तो कुछ भी हो जाए, हमको उस लेक्चर को पूरा का पूरा देख जाना है, नोटबुक बना जाना है, उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन बनाना है, दिक्कत होगा उसको पूछना है ना। हम है किस लिए, एकदम बिल्कुल भी नहीं घबराना है, थोड़ी सी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं ना, घबराने की बात ही नहीं है, एकदम एक रत्ती सी बात नहीं है घबराने की। चलिए, देखिए मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, थोड़ा मोटिवेट कीजिए, है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि एक मोटिवेशन लेक्चर में बनाऊं अलग से, है ना, क्योंकि क्लास लेते समय टाइम बर्बाद ना करूं। चलिए, तो हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो तो यार, अब देखो अगर मान लेते हैं कि ग्राफ अगर ऐसा ही रहता, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, ऐसा नहीं कि ऑलवेज ए बाई टू ही रहेगा, बहुत सारे लोग रट लेते हैं, है ना। तो रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, साइंस है, इसको तो मजे से पढ़ना है ना। अब देखो अगर कहीं पे ऐसा रहता कि A से 2B है ना। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन चेंज हो चुका है, वहां A से B था, है ना, और यहाँ पे रिएक्शन A से 2B है, और यही बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है ना। और कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है ये B, और ये टाइम T, सॉरी ये A, है ना। और बोलता है कि इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन बताओ। सोचो, तो इस पॉइंट पे ए और बी तो इक्वल रहे होंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मान लेते हैं टाइम टी पे आया होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, मतलब इस पॉइंट पे ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल हो चुके होंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि इक्वल हुए होंगे, तो क्या हुए होंगे, मान लेते हैं कि पहले हमारा इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए था टाइम 0 पे, ये कुछ खर्च हुआ होगा, मान लेते हैं एक्स खर्च होने के बाद यहां पे पहुंचा है। कितना खर्च होकर पहुंचा है मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा, बोलो है पता तो कमेंट करके बताना, पता है नहीं पता है। तो अगर ये तो जरूर है कि कुछ खर्च होकर पहुंचा है,
तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट तक आने के लिए रिएक्शन के दौरान x खर्च हुआ है ना। तो अगर x खर्च हुआ है तो बताए थे कि कॉफिशिएंट इधर x लिख लो और यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 2 है, मतलब जब x खर्च हुआ तो 2x बना। इसको मोल से भी देख सकते हो, 1 मोल से 2 मोल तो x बनेगा, तो खर्च होगा तो 2x बनेगा, है ना। तो टाइम t पे क्या हो जाएगा, ये a माइनस एक्स बचा और ये 2x बचा। मतलब जिस समय इसके कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहे हैं इस पॉइंट पे, तो जिस समय कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहे हैं उस समय a का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, v का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो a का कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स है और b का कॉन्सेंट्रेशन 2x है ना। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा a बाई 3, है ना। तो अगर यहां से मैं बोलूं कि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो a माइनस a बाई 3, है ना। तो 3a माइनस a बाई 3 मतलब 2a बाई 3, है ना। तो इसी प्रकार अगर मैं b का अगर मैं पूछूं तो b का भी बता सकते हो, बात समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं कि हमेशा a बाई 2 ही रहेगा, कॉफिशिएंट पे निर्भर करेगा, वहां पे कॉफिशिएंट क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे आता है जी, और बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। अगर मान लेते यहाँ पे 2 ना देकर 3 रहता है ना, क्या दिक्कत है, ऐसा रिएक्शन रहता। और बोलता कि जब इस पॉइंट पे आया है तो इस पॉइंट पे ए का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, है ना। बोलता रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बताओ, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बताओ। सोचो, तो अगर इस पॉइंट पे अगर आया है तो इस पॉइंट पे आने के लिए श्योर है ए को कुछ ना कुछ खर्च होना पड़ा होगा, बी को बनना पड़ा होगा, और यहां पे आने के बाद ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हुए होंगे। ये कितना खर्च होकर इक्वल हुआ है मुझे तो नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि इस रिएक्शन को जब वो x खर्च हो रहा है तो यहाँ पे आने के बाद इक्वल हो जा रहा है, a जब x खर्च हो रहा है तो x खर्च होगा तो कितना बनेगा, ये 3x बनेगा, है ना। तो टाइम t पे कितना हो जाएगा, ये a माइनस एक्स और ये कितना 3x, है ना। तो टाइम t पे a का कॉन्सेंट्रेशन टाइम t पे और b का कॉन्सेंट्रेशन टाइम t पे। तो a का कॉन्सेंट्रेशन टाइम t पे, तो a माइनस एक्स बराबर 3x, तो a बराबर 4x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a बटा 4, है ना। तो अगर a बटा 4 हो गया तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a अगर आपसे पूछे तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a कितना हो जाएगा, तो a माइनस a बाई 4, तो 3a बाई 4। अगर b का पूछेगा तो b का भी आप निकाल सकते हो, है ना, b का भी उतना ही होगा, चेक भी कर सकते हो आप, है ना। तो आप इस प्रकार से बहुत ही यार इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग ना बहुत लेंदी बना देते हैं, है ना। तो जिनको पढ़ाने नहीं आता है तो उनको तो लगेगा कि चलो भाई कुछ कैसा किया जाए कि लोगों को लगे कि कुछ है, लेकिन इसकी औकात तो कुछ भी नहीं है। लिख लिए बच्चों। अब देखो, अगर मैं मजे की बात करूं, है ना, तो मजे की बात हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा लिख दे जनरल क्वेश्चन ए से एन पी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अब बोलता कि इस पॉइंट पे, है ना, तो इस पॉइंट पे आने के बाद ए का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बताओ, है ना। तो इस पॉइंट पे जब आया होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुके होंगे, इक्वल हो चुके होंगे, है ना। मतलब जिस समय इस पॉइंट पे ये आया होगा उस समय जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका होगा, इक्वल हो चुका होगा, है ना। तो जब ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो चुका होगा तो टाइम जीरो, तो टाइम जीरो पे कौन है, ये ए है ना। और टाइम जीरो पर अगर ए है
ये 0 है, खर्च होगा माइनस एक्स। अब सोचो तो 1 मोल से n मोल, तो x से nx। हम बताए भी थे कि चेंज के लिए पहले x लिख लेना है ना, रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस, जो कॉफिशिएंट रहे उससे मल्टीप्लाई, बताया ना, तो प्लस कर लिए। तो टाइम t पे कितना हो गया बच्चों, ये माइनस x और ये कितना हो गया nx। अब देखो टाइम t पे a के कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो चुके होंगे, तो टाइम t पे मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b कर दो इसको, b एट टाइम t इक्वल हो चुके होंगे। तो a का कॉन्सेंट्रेशन टाइम t पे a माइनस एक्स और a कितना nx। तो जब हम x को इधर करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो a बराबर हो जाएगा nx प्लस x, है ना। तो क्या हो गया a बराबर, तो x को जब हम कॉमन लेंगे तो n प्लस 1, तो x बराबर क्या निकल गया a अपॉन n प्लस 1, है ना। और मुझे चाहिए क्या, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं बात कर लूं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, तो a पहले कितना था a, और उसमें खर्च कितना हो चुका है a बाई एन प्लस एन, है ना। तो आप एलसीएम लोगे तो n प्लस 1 a, n प्लस 1 माइनस a। तो अगर इससे आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a n प्लस a माइनस a n प्लस 1। तो क्या आंसर हुआ, a n अपॉन n प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ नहीं किए, है ना। सिर्फ हम क्या लिखें, देखो क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट पे आने के बाद कॉन्सेंट्रेशन बताओ। तो जब इस पॉइंट पे आया होगा तो उस पॉइंट पे ए के कॉन्सेंट्रेशन और बी के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो चुका होगा। और ऐसे नहीं इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले उस ए को कुछ कुर्बानी देना पड़ा होगा, बताए थे। ये डायनेमिक रिएक्शन है, और डायनेमिक रिएक्शन में मोशन होता है, और मोशन का मतलब यहां चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है, बताया था ना। ये सब जो होते हैं सब डायनेमिक रिएक्शन होते हैं। यहां रेट का मतलब ही क्या है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा है, मतलब इस पॉइंट तक आने के लिए उस ए को कुछ खर्च होना पड़ा होगा, और कितना खर्च होना पड़ा होगा ये मुझे भी नहीं पता है। तो कितना खर्च होना पड़ा होगा तो मुझे भी नहीं पता है ना। तो हम क्या कर दिए, तो मान लिए कि x खर्च होकर यहां तक आया, तो यहां पे a का कॉन्सेंट्रेशन और b का कॉन्सेंट्रेशन आपस में इक्वल हो गया, तो यहां से हमारा क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। यहां से हमारा क्या आ गया, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, है ना, ऑर्डर नहीं। तो हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं क्या, चलो। देखो तो बच्चों, एक IIT जेईई 2010 में क्वेश्चन पूछा है ना, उसको लिख रहे हैं। बोलता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इन द रिएक्शन, the concentration of R in the reactant to product was measured as function है ना of time, the following data is obtained, है ना।
और यह रिएक्शन है और ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। बोलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर है और ये टाइम मिनट में है। बोलता है 1 0 0.75 0.05 0.40 0.12 0.10 0.18 है ना। और आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो ऑर्डर निकालने का एक और तरीका है, ठीक है। ये भी ऑर्डर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये थ्योरी है, हम उसको एज ए क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए। यहां पे क्या कर रहा है, पिछला बार क्या था कि हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन का डाटा गिवन था, है ना। तो हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन का डाटा गिवन था, लेकिन यहां पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का डाटा गिवन है। क्या गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का डाटा गिवन है। और कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के डाटा से अगर आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां पे क्या दे रखा है? कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का डाटा गिवन है ना। और आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूं कि रेट कांस्टेंट टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, बताए थे। ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। डू नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। डू नॉट डिपेंड ऑन करना क्या है, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कि रिएक्शन हमारा कुछ देर के लिए फर्स्ट ऑर्डर का है। मान लेते हैं कि लेट द रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम इंटरवल और सेकेंड टाइम इंटरवल का रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं फर्स्ट टाइम इंटरवल का रेट कांस्टेंट K1 और सेकेंड टाइम इंटरवल का रेट कांस्टेंट K2। अगर एक K1 और K2 अगर इक्वल आ गया मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अगर समझो क्या करना है, मान लेते हैं रेट कांस्टेंट हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। आपको करना क्या है, मान लेते हैं कि इस रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं और दो डिफरेंट टाइम इंटरवल में अगर रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है, तो अगर दो टाइम इंटरवल में अगर रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्योंकि टाइम बदलने से तो रेट कांस्टेंट बदलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर टाइम बदलने से अगर रेट कांस्टेंट बदल जा रहा है मतलब हमारा जो एजम्पशन है, हमारा जो माना हुआ है वो ऑर्डर गलत है। अगर टाइम बदलने से अगर रेट कांस्टेंट बदल जा रहा है तो हमारा जो ऑर्डर माना हुआ है वो गलत है। तो मान लेते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो हम फर्स्ट टाइम इंटरवल लेते हैं 0 to 0.05, है ना। तो K1 बराबर 2.303 अपॉन T, तो टाइम 0.05 लॉग A 1 अपॉन रिमेनिंग A माइनस एक्स, तो 2.303 बाई 0.05 है ना। तो लॉग 100 बाई 75, तो 25 75 और 25 100 है ना। और उसी प्रकार हम सेकेंड टाइम इंटरवल लेते हैं 0 to 0.12, तो K2 का वैल्यू 2.303 बाई T, तो टाइम कितना 0.12 लॉग, तो इनिशियल 1 रिमेनिंग 0.40। अगर एक K1 और K2 अगर इक्वल होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। हम इसका ट्रिक भी एक बताएंगे कैसे ट्रिक से करना है, लेकिन पहले नॉलेज होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि दो टाइम इंटरवल में आपको रेट कांस्टेंट निकाल लेना है, और अगर वो दोनों टाइम इंटरवल में अगर रेट कांस्टेंट अगर इक्वल आ रहा है तो आपका माना हुआ ऑर्डर सही है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आपका माना हुआ ऑर्डर सही नहीं है। मेरा सोल्व क्या हुआ है, तो ये दोनों जगह आपके जो है रेट कांस्टेंट इक्वल नहीं आएंगे। तो अगर रेट कांस्टेंट इक्वल नहीं आएंगे मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है तो है किसका? तो अब इस बार जीरो ऑर्डर को थोड़ा चेक करते हैं। देखिए अभी हम लोग सीख रहे थे, आपको जब भी एग्जाम में सोल्व करना है तो शुरुआत जीरो ऑर्डर से करना, क्योंकि ज्यादातर चांस जीरो ऑर्डर के बनते हैं। तो जीरो ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन क्या पर है, तो x बराबर KT है ना। तो हम फर्स्ट टाइम इंटरवल लेते हैं 0 to 0.05। तो x वो अमाउंट है जो खर्च होते हैं, तो 0.05 में देखो तो पहले कितना था 1 और रिमेनिंग कितना है 0.75, तो खर्च कितना हुआ 0.25। तो K1 ले लेते हैं
और टाइम कितना है ये हमारा 0.05, तो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा तो k1 बराबर 5 बचा। ठीक है, सेकेंड टाइम इंटरवल लेते हैं हम 0 से 0.012, तो 0 to 0.12, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो पहले 1 था और ये 0.40 है, तो खर्च कितना हो गया 0.60 बराबर k2 इंटू टी कितना है 0.12 है ना, तो 5 आ रहा है, तो k2 बराबर 5 आ गया। तो देखो यहाँ पे k1 बराबर k2 आ गया क्या, तो अगर k1 बराबर k2 आ गया तो ये रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर का है। ठीक है, तो देखो ये भी हमारा ऑर्डर निकालने का तरीका है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको हम एज ए थ्योरी को हम लोग कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में बना दिए। तो ऑर्डर निकालने का पांचवा तरीका कि अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन और अगर टाइम का रेशियो दिया रहे, है ना, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का अगर डाटा दिया रहे, तो अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का अगर डाटा गिवन हो और अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए, तो अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का डाटा अगर गिवन हो, अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही मान लोगे कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के हैं, दो टाइम इंटरवल में आप रेट कांस्टेंट निकाल लोगे, अगर वो दोनों टाइम इंटरवल में अगर रेट कांस्टेंट इक्वल आएंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर को नहीं तो फिर जीरो ऑर्डर को करेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग दो रेट कांस्टेंट निकालेंगे, अगर दोनों रेट कांस्टेंट अगर इक्वल आ रहा है तो वो जीरो ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो। ठीक है, आप एकदम कंटिन्यू पढ़ते रहो। ठीक है, मैं आईआईटी जेईई का सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मैं सारा एडवांस का, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का तो कोई औकात ही नहीं रहेगा, मैं सारा क्वेश्चन ए टू जेड डिस्कस करूंगा, है ना, बशर्ते आप पढ़ो, है ना, कॉपी बनाओ, उसको रिवीजन करो, ए टू जेड यार जेईई एडवांस का सारा क्वेश्चन आपसे बनेंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो जेईई एडवांस का आपसे नहीं बनेगा, जेईई एडवांस का, और ऑब्जेक्टिव का नहीं, मैं सब्जेक्टिव का बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का तो कोई औकात ही नहीं है, जेईई एडवांस का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपसे बनेगा, कंडीशन कि आप पढ़ोगे तब, मन से कॉपी बनाओ, उसको रिवीजन करो, फार्मूला याद रखो, और सारा क्वेश्चन हम ए टू जेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।